नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की शान, जाने माने शिक्षाविद व पत्रकार। जहां एक ऐसी शख्सियत हमारे जहन में जब आती है, कोई ऐसा गुरु या ये कहेंगे ऐसी प्रतिष्ठावान व्यक्तित्व जो कि कभी हम आंखें बंद करके देखते हैं, जिसने अनेकों लोगों को शिक्षा दी, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी उन्हें एक राय ऐसी दी और उन्हें लोगों ने उसे राह मानकर आगे बढ़े और अपने जीवन को सफल करा। वो नाम है डॉक्टर शलभ भारद्वाज जी। आज हमारे साथ हैं। चैनल को और इसके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसी नाजीज़ के लिए आज आपने एक समय निकाला इस इंटरव्यू के लिए। श्रोताओं, बड़ा मस्त होता है वो बालपन, वो बचपन बहुत मस्त होता है। जब हम अल्लड़ होते हैं, जब हम कुछ भी करने की इच्छा रखते हैं और कर जाते हैं, सोचते ही नहीं है कि कब हमने 5th क्लास में पढ़ते हुए अपने साथी की जो फर्श, जब हम पढ़ते थे दोस्तों, तो वो नीचे बिछाने वाले फर्श होते थे और उस फर्श में किस प्रकार से हमने गौन चिपका दिया, कभी अपने दूसरे साथी के उसमें आलपिन चिपका दी और बड़े मज़े लिए। वो बालपन आजकल नहीं दिखता है। और फिर वो भी याद आता है जब हेड मास्टर ने हाथ आगे खींच करके 4 संटियाँ मारी कि तूने ऐसी शरारत करी। हालांकि हमारे दोस्तों ने शिकायत नहीं करी, पर हेड मास्टर को पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि हम ऐसी शिकायत करते हैं, ऐसी शरारत करते हैं। इसी प्रकार 10th की बात थी, एक बच्चा हमारी नोटबुक ले गया, संजय गुप्ता। हमें पता चला कि यार इसने नोटबुक हमसे बिना कहे ले ली और हम 2 दिन तक परेशान रहे। तो जब अगली बार जब वो आया तो हमने उसकी टेबल से एक नोट्स लिख दिया, उसके टेबल पर किसी लड़की का नाम लिख दिया और दूसरी लड़की को बोल दिया, देख संजय गुप्ता तेरे बारे में क्या कहता है। और उसने जब उस प्रिंसिपल से शिकायत करी, उसकी मार पड़ी तो बड़ा आनंद भी आया। हालांकि बाद में सोचा कि यार दुख हुआ कि इसको पनिशमेंट मिला। तो दोस्तों, ऐसी सारी बात चलती रहती है, लेकिन ये आज से 40 साल पुरानी या 30 साल पुरानी बातें हैं। आजकल वो मज़ा नहीं होता है। तो राजपूत जी, इस बारे में तो बचपन के बारे में बस मुझे इतना सा याद है। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि आप बड़े गंभीर व्यक्तित्व हैं और शिक्षा से भी जुड़े रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि हमें जो दुनिया देखती है ना, बड़ा शांत और गंभीर रूप में देखती है, पर मैं लोगों को ये बताना चाह रहा था कि बचपन में हम भी ऐसे थे जैसे आज आप हो। सही, ये दुनिया गोल है, हम सब एक जैसे होते हैं। तो सर, आपने ये जो शिक्षा का जो क्षेत्र चुना, वो उसमें कैसे आप आगे बढ़े और किस प्रकार उसके अंदर आपका जीवन हो रहा? राजपूत जी, कभी कभी ऐसा होता है, सोचते हैं हम कुछ और हैं और बन जाते कुछ और हैं। हम ये बता दें कि हमने बचपन बहुत गरीबी में गुजारा और 12th करने के बाद ही हमने ट्यूशन्स पढ़ाए और संगीत को माध्यम बनाया। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हमने संगीत के ट्यूशन पढ़ाए। हमने लोगों को हारमोनियम सिखाया जब हमने 12th किया, और हमने ढोलक सिखाई जब हमने 12th किया। उसके बाद उसी बेस पर, उसी कमाई से हम देहरादून जैसी जगह से BSc करने के लिए गए। ऑर्केस्ट्रा में गाया, जागरणों में गाया, और उसके बाद हमने संगीत प्रभाकर किया, सिंगिंग में संगीत प्रभार किया। और ईश्वर को गुरु मानकर, चाहे वो फ्लूट बजाना हो, चाहे सिंथेसाइजर बजाना हो, गिटार बजाना हो, कांग हो, एकॉर्डियन के तो हम मास्टर कहे जाते थे, ये सारी चीज़ें बजाई। और हमें बड़ा सौभाग्य मिला कि आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे सिंगर्स, जिसमें लखवीर सिंह लखा जी हैं, नरेंद्र चंचल जी स्वर्गीय, अंजू महेंद्रू बहुत बड़ी सिंगर हैं, पूर्णिमा दीदी बहुत बड़ी सिंगर है, उन सब के साथ गाने का बहुत सौभाग्य मिला। और ये कहते हुए बड़े मुंह से छोटी बात होगी कि जो विशाल भारद्वाज जी बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो जब हारमोनियम बजाते थे तो हम उनके साथ एकॉर्डियन बजाते थे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। तो उस संगीत के माध्यम से हमने अपनी पढ़ाई करी। हम रात को वो संगीत को बेचते थे और संगीत के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते थे। BSc हमने की और मन में एक स्वप्न था कि हमें NDA करना है। NDA हम करने गए, लेकिन हम शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण थे। पता चला रिटन क्वालिफाई करने के बाद कि अगर वहाँ ट्रेनिंग में रहना है तो नॉन वेज भी स्वीकार करना पड़ेगा। वो लाइन छोड़ी, फिर सिविल सेवा की सोची, तो फिर BA भी किया। उसके बाद MA 4 सब्जेक्ट में MA किया। PCS के 3 बार इंटरव्यू दिए। उस इंटरव्यू देने के बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज में गए, मध्य प्रदेश बस्तर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में गए, नवोदय विद्यालय में नौकरी की पचपादरा नगर पर। इस तरह से बहुत सारी जगह पर गवर्नमेंट जॉब की, साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की, और कौशल विकास मिशन में भी स्टेट मैनेजर रहे। बहुत सारी नौकरी करने के बाद ये सारी चीज़ बनना तो चाहते थे कहीं IAS PCS, लेकिन फिर ये लगा कि सबसे बड़ा ज्ञान तो होता है, सबसे बड़ा दान होता है। बन गए आप, मतलब कृष्ण की भूमिका में आप जीवन में आए हैं। सबसे बड़ा दान होता कहा जाता अन्न का, और उससे भी बड़ा दान होता है ज्ञान का। बाद में समझ में आया कि यार ज्ञान का दान तो सबसे बड़ा है। तो लोगों को फिर हमने ज्ञान का दान देना शुरू किया, और फिर जैसी ज़रूरत पड़ती रही वैसे एजुकेशन को बनाया। MBA किया, M.Ed किया, PhD की, साहित्य ग्रंथ किया, संगीत प्रभार किया, तो 13-14 डिग्री भी ली।
और जगह जगह फिर कॉलेज में प्रिंसिपलशिप और ये सब करते हुए भाई भरे इस एजुकेशन के द्वारा खुशी होती है जब अपने पढ़ाए हुए 30,000 लोगों में से 20,000 के नाम याद रहते हैं। विभिन्न पोस्ट पर जब होते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है और वो लोग कहते हैं सर आप तो हमारे गुरुजी, आपने हमें पहचाना, आज मैं यहाँ पर ये हूँ। तो बड़ी खुशी होती है कि हमने मान सम्मान नाम कमाया इस उसमें, क्योंकि वो छात्र जिसे हमने 30 साल 25 साल पहले पढ़ाया वो उठकर खड़ा हो जाता है। तो अगर हम ईमानदारी से शिक्षा को व्यापार समझ करके ना शिक्षा का कार्य करें तो इसमें बहुत सम्मान है। लेकिन अफसोस है कि आज ट्यूशन कर दी है और आपके इस भाई ने कभी भी ट्यूशन्स नहीं पढ़ाए, कभी भी कोचिंग नहीं दी, बहुत सख्त रहा, बहुत अनुशासन में रहा। बच्चे उस समय बहुत डरते थे, लेकिन मुझे खुशी होती है जब उनको समझदारी आई तो वो सम्मान करते हैं और याद करते हैं। सर मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूँ, बड़ी गंभीर हैं। एक तो कि मुझे आज आपने जब मुझसे बात करी तो मुझे याद आता है, मेरी एक जानकार अध्यापिका हैं, आपने कहा कि मैं बड़े गरीब परिवार से था, तो मुझे उनके शब्द आज भी याद है कि जो ब्राह्मण होता है ना वो गरीब नहीं होता। हाँ। क्योंकि उसके पास शिक्षा का धन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्कुल है धन है, और ऐसी पूंजी है जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, ये है कि हमें अपना विवेक और अपनी क्षमताओं को अपने साधन जुटाने के लिए पूर्ण रूप से उन्हें झोंकना पड़ता है। ये बात हम मानते हैं, पर हमें एक जानकारी मिली है आप सब कहीं कभी भी रहे तो वो मतलब कैसे, मतलब थोड़ा एजुकेशन। देखिए वो ऐसी बात है कि जैसे हमने रिसर्च की, पीएचडी की और सभी विधाओं में पता नहीं जाने का सौभाग्य क्यों मिला, अलग अलग विधाओं में जाने का, अलग अलग मंच शेयर करने का। चाहे आज के बहुत बड़े कवि कुमार बेचैन जी हों, कुमार विश्वास जी हों, पता नहीं ईश्वर कैसे हाथ पकड़ के खींच लेता था, और जब मंच तक खींच लेता तो शायद हम ठीक ठाक बोल पाते हों या कुछ भी हो, तो मन से अचानक ही कुछ कविताएं फूट पड़ती थी। और हमारी 2 पुस्तकें उद्गम के नाम से और विहंगम दृष्टि के नाम से वो पब्लिश भी हुई हैं, प्रकाशित भी हुई हैं। तो कहीं कवि का जीवन भी ऐसी छोटा मोटा सा रहा है। अचानक ये गंभीर और जो ये कह सकते हैं कि शिक्षा के आप महान पंडित से और ये मीडिया की तरफ आने का कैसे यू टर्न जिंदगी में अलग से बिल्कुल दोनों का मित्र, एक तो शौक था संगीत का जी, तो उस बहाने लोगों को एंटरटेन करने का मौका मिल जाता है जब उनको गीत संगीत रागनी वगैरह सुना देते हैं। कई बार अपनी रिकॉर्डेड रागनियाँ लोक संगीत भी सुना देते हैं। 2 मिनट की जाएगा। अच्छा, तो कभी ये भी हम कर देते हैं। तो एक तो इसलिए, और दूसरी बात आजकल ह्यूमनिटी में, कम्युनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस चैनल के माध्यम से हम उसको रेज कर पाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशंस के पास या जनप्रतिनिधि से उन बातों को उठा पाते हैं। और क्योंकि आज भ्रष्टाचार करप्शन बहुत हो गया है, अधिकारी लेवल पर भी और जनप्रतिनिधि लेवल पर भी, और कहीं ना कहीं हमारी मीडिया पर भी ये ब्लेम लगता है जो दुख का कारण बनता है कि वो भ्रष्ट हो गई है। तो एक ऐसा चैनल जहां लोग अपनी आवाज़ रख सकें और हम चाहे जनप्रतिनिधि के माध्यम से या प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से उसका सॉल्यूशन कर सकें, और चाहे IHRO की टीम के माध्यम से, उनके मेंबर के माध्यम से उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि जीवन में आकर किसी रूप में मानव की सेवा करें। इसलिए मीडिया की तरफ आना। एक चीज, आज से 20 साल पहले आपने देखा होगा पत्रकारिता एक बहुत बड़ा, ये मान लीजिए दायित्व वाला पेशा हुआ करता था और लोग काफ़ी सम्मान करते थे और अपनी जिम्मेदारी भी करते थे, पत्रकार समझते थे। आज कहीं इनका स्तर नीचे आ गया है या कहीं समाज को लगता है कि पत्रकारिता सही दिशा में नहीं जा रही है, तो इस विषय में क्या कहें? देखिए, जैसे कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है, वैसी पत्रकारिता भी समाज का एक आईना होता था। लेकिन आजकल मीडिया के बारे में लोग ऐसे लांछन लगाते हैं कि सही खबरों को छुपा लेते हैं जो जनहित की होती हैं, और कुछ वो दिखाते हैं जिससे सरकार या जनप्रतिनिधि खुश होते हैं। तो वो गिरावट तो आई है, क्योंकि ये बात हम भी मानते हैं मीडिया में रह करके, और ये उनकी मजबूरी ये हो जाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं उन्हें जनप्रतिनिधि के कोप का भाजन होना पड़ेगा, या उनके चैनल को, या उनको कहीं बहुत सारे अवरोध हो जाएंगे। कहीं उनकी मजबूरी भी है, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। तो बेवफाई केवल इस कारण से भी है कि मजबूरी भी, और कुछ का शौक है, वो धन कमाना चाहते हैं, वो ऊपर आना चाहते हैं। सर, इसमें एक क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ी एक बीच की बात यह है कि जो स्थानीय पत्रकारिता है, ये कहें आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जो अपना खून पसीना एक करके जो खबरों को समाज के सामने लेके आते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनको ज़्यादा साधन कम होने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम ज़्यादा दायित्व अपने जो निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, तो आप स्थानीय मीडिया को या स्थानीय पत्रकारिता को किस रूप में देखते हैं? देखिए, स्थानीय मीडिया को सदैव ही स्ट्रगल करनी पड़ती है, आज भी करनी पड़ती है, आज भी कर रहे हैं उनकी। फिर मैं कहता हूं कि उनकी कुछ मजबूरी होती है, लेकिन फिर भी वो नेशनल मीडिया के मुकाबले सच को ज़्यादा सामने लाते हैं। कहीं उनका मोरल ज़्यादा हाई होता है। हाँ,
बहुत ज़्यादा सामने लाते हैं। सीमित रिसोर्सेज होते हैं, सीमित संसाधनों के बावजूद वो सच का ज़्यादा सामना जनता के सामने लाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि पूरे समाज में आज एक संदेश देने जा रहा है, वो याद करना है कि आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं और ब्राह्मण का एक सही मायने में अर्थ होता है समाज को एकत्रित करके साथ लेके चलना। लेकिन कुछ लोगों ने दुकान खोल रखी है कि आज भी वो यही सोचते हैं कि हम दलित और सवर्ण ओबीसी इन सबके में भेद प्रकट करें। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे लोग आजकल उभर के आ रहे हैं कि जहाँ सनातन धर्म को एकता की जरूरत है, पर लोग जबरदस्ती उसमें नींबू निचोड़ने का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को समाज में कैसे रोका जाए। और ये सनातन धर्म की जो आपके बारे में तो ऐसे कहा जाता है धर्म रक्षति, तो आप तो हमारे धर्म को एक करने वाले और समाज को जोड़ने वालों में से आते हैं, उन लोगों के लिए संदेश राजपूत जी, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। शास्त्र तो यही कहता है कि मनुष्य जन्म से किसी जाति का नहीं होता है। जाति पाति में हम यहाँ बांट देते हैं। जो शुद्ध ब्राह्मण होता है, ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मा का अंश, और ब्रह्मा तो चाहे वो शूद्र को भी वही बनाते हैं और अन्य को भी वही बनाते हैं, ब्राह्मण को भी बनाते हैं। जो सच्चा ब्राह्मण होता है वो जात पात में यकीन नहीं रखता, वो नहीं, और वो सभी को उठाकर लाता है। लेकिन राजनीतिक रूप से लोग अपने लाभ के लिए इन सबको लड़ाते हैं, कम्युनिटी के विभिन्न वर्गों को लड़ाते हैं, और जो लोग कम जागरूक होते हैं वो लड़ जाते हैं और उनके मोहरे बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और सभी को मिलनसारिता से प्रेम के साथ रहना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सही दिशा देने वाले समाज के लोग हैं या समाज को एक करने वाले लोग हैं, वो भी भ्रमित है, वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और समाज को विघटन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि लालच, भ्रष्टाचार और ये कहते हैं व्यक्तिवाद बढ़ रहा है। तो इसमें हमें ये चाहिए कि समाज को एक साथ लेके चलें। सर, आप कोई संदेश देना चाहते हैं इस भारत को आज के समय? इसी संदर्भ में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुत सारा हमारा जो हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से, बहुत सारा जो हम देखते हैं वो सच हमारे सामने उसका 50% भी नहीं है। अपने विवेक को खोल कर रखिए। खुद आप बहुत सारी चीज़ जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यदि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो सही और गलत को पहचान पाएंगे और इस देश को आगे ले जा पाएंगे। केवल मीडिया के भरोसे मत रखिए। मैं भी मीडिया में हूँ, ये भी मीडिया में है, लेकिन अपने विवेक को अवश्य खोल कर रखिए और अच्छे बुरे की पहचान अवश्य करिए। सभी को नमस्कार।